नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही जवाब आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, खुश रहना चाहते हैं तो 5 बातों पर ध्यान देना। साथियों, पहली बात है बीते हुए वक्त को भूलें। दूसरा, वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता ना करें। और चौथा, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। पांचवा, अपने काम को टालना बंद करें। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने काम को टालना बंद करें। साथियों, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है उसको अवश्य करें। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन कौन सा है। ये रहा पहला क्वेश्चन। साथियों, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आपको बता देना है। साथियों, कौन सी इनकी रचना थी, कृति थी जिसपे इनको क्या मिला है? साथियों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चलिए बताइए। ए, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। बी, महावृक्ष के नीचे। सी, कितनी नावों में कितनी बार। और डी, बावरा अहेरी। चलिए बताइए एक सही जवाब क्या होगा, ए, बी या सी या फिर डी। चलिए बता दीजिए। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के नहीं की जाती। सही बात साथियों, वतन की मोहब्बत को पूछ के नहीं किया जाता। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर सी होगा। साथियों, कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? साथियों, 1978 में मिला था। ठीक है साथियों, इसको याद रखना। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। साथियों, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द बताना है आपको, क्या है? चलिए बता दीजिए। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है आपको बताना है। भवानी, भगवान, भगवती या फिर भव। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है, ये जल्दी से आपको बता देना है साथियों। चलिए, भवानी, भगवान, भगवती या फिर भव। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। साथियों, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? साथियों, भव। ठीक है, भवानी शब्द का पुल्लिंग भव होता है। भगवान का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो भगवती। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। साथियों, कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। चलिए बताइए, कवि का सही बहुवचन रूप बताना है आपको, जल्दी से बता दीजिए साथियों। कवि वृंद, कवि गण, कवि जन या कवि वर्ग, क्या होगा सही आंसर आप बताइए। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। कवि का सही बहुवचन रूप बताइए, तो क्या होगा सही आंसर आपको बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, कविगण। कवि का बहुवचन क्या होता है साथियों? कविगण। ठीक है, कविगण जो कवि का क्या होता है साथियों? बहुवचन होता है। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? चलिए बता देना साथियों। उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है, ये आपको बता देना है साथियों। संदेह, विभावना, उपमा या मानवीकरण। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? भाई जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब इसका सही जवाब दीजिए। चलिए, उषा उदास आती है में कौन सा अलंकार है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, मानवीकरण। साथियों, मानवीकरण अलंकार होगा साथियों। यहाँ प्राकृतिक प्राकृतिक जो है साथियों उसको उषा है जो साथियों उसको मानवीय रूप दिया जा रहा है। जहाँ प्राकृतिक उपादानों को मानवीय रूप दिया जाता है साथियों, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा क्या है साथियों? ये किरण है जो उदास आती है, मतलब कोई प्राकृतिक चीज़ है उसको मानवीय रूप में व्याख्या की जा रही है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? चलिए बता देना साथियों। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु, कर्मठ, उत्सुक या मुमुक्षु। चलिए बताइए, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? जितने भी भाई बहन लाइव हैं जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी साथियों, मुमुक्षु। ठीक है साथियों, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या बोलते हैं साथियों? मुमुक्षु। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते हैं। और जानने की इच्छा रखने वालों को क्या बोलेंगे? जिज्ञासु। चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए बता देना है साथियों। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए बता दीजिए।
अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत देश क्या है, महान है। सभी शहीदों को सत सत नमन, वीर जवानों का नमन बंधन। चलिए, सिक्का जमाना मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बता देना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। सफलता प्राप्त करना, जीत जाना, प्रभाव स्थापित करना, कड़ी टक्कर देना। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सिक्का जमाना का सही अर्थ क्या है, मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बता देना। चलिए, ए बी सी या फिर डी। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, सी, प्रभाव स्थापित करना साथियों, प्रभाव स्थापित करना। क्या साथियों, प्रभाव स्थापित करना। ठीक है, इसका सही जवाब होगा प्रभाव स्थापित करना साथियों। ठीक है, सिक्का जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों, प्रभाव जमाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। बीजक के रचनाकार कौन है आपको बता देना है साथियों। चलिए जल्दी से बताइए साथियों, बीजक के रचनाकार कौन है, तुलसी, कबीर, रसखान या रहीम। बताइए, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब आपको बता देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बी, कबीर दास है। बीजक के रचनाकार कौन है साथियों, कबीर दास जी हैं। इनमें से साखी, शबद, रामायणी संग्रहित है साथियों। इनमें क्या है साथियों, साखी, शबद और रामायणी इसी बीजक में क्या है साथियों, संग्रहित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों, ये जल्दी से आपको बता देना है। चलिए, क्या होगा सही जवाब आप बताइए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 4 वर्ष। चलिए बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है साथियों। ठीक है, अनुच्छेद 243 ई के अनुसार, 243 ई के अनुसार साथियों, ई के अनुसार भारत के प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक क्या करेंगी, कार्य करती हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी, आपको बता देना है साथियों। कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या अंटार्कटिका। चलिए सही जवाब बता दीजिए साथियों, ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब बता दीजिए। चलिए साथियों, भारत का जो नमन करना छोड़ दे, कह दो वो मेरा वतन छोड़ दे, मजहब है प्यारा जिसे देश नहीं, वो इसकी मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। सही बात साथियों, जिनको मजहब प्यारा है, देश नहीं प्यारा है, वो इस देश की मिट्टी में दफन होना छोड़ दे। चलिए बताइए, चलिए ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए, राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए। कैप्टन जेम्स कुक ने साथियों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 1755 में, कब साथियों, 1755 में की थी। कब साथियों, 1755 ईस्वी में की थी साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था साथियों, किस अनाज के लिए। चलिए बता देना है आपको, व्रीहि शब्द का प्रयोग किस अनाज के लिए किया जाता था, मक्का, जौ, चावल या फिर गेहूं। चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था, आप बता दीजिए। चलिए जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था साथियों। वैदिक काल में चावल के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है साथियों, गोधूम किसके लिए साथियों, गेहूं के लिए, गोधूम गेहूं के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। चलिए बताना है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दिए, 32,216, 14,216, 16,226, 32,226। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए बी सी डी, बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, 32 और 216 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत साथियों क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी किस मौलिक अधिकार के अंग हैं? चलिए बता दीजिए साथियों। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी किस मौलिक अधिकार के अंग हैं, ये आपको बता देना। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपायों के, समानता के, या शोषण के खिलाफ। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए। स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है साथियों, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी, इसी में आता है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं साथियों। और भारत के संविधान के भाग 3 में साथियों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में साथियों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, भाग 3 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? चलिए बता देना साथियों, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? चलिए बता दीजिए। मैं जला हुआ राख नहीं अमर द्वीप हूँ, जो मिट गया वतन पे मैं वो शहीद हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। चलिए, ए निजता का अधिकार, बी मत देने का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी समानता का अधिकार। बताइए सही जवाब क्या होगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, संपत्ति का अधिकार। साथियों संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 संपत्ति के जो अनिवार्य अर्जन से संबंधित था साथियों, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया साथियों, निरस्त कर दिया गया। ठीक है साथियों, और इसको निरस्त कर दिया गया साथियों, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। विदेशी भूमि में तैनात राजदूत और उच्चायुक्त किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? चलिए साथियों, जो विदेशों में भारतीय राजदूत तैनात हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं साथियों, आपको बता देना। चलिए, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसद? बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं राजदूत और उच्चायुक्त? चलिए, उच्चायुक्त बताइए। तो इसका सही जवाब सी होगा साथियों, राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं साथियों। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं साथियों? राष्ट्रपति का साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपको बता देना है। चलिए साथियों, इसका सही जवाब बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपको बताना है साथियों। चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए साथियों बताइए, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलिए, 5 वर्ष, और या फिर अधिकतम आयु 70 वर्ष, 6 वर्ष या अधिकतम आयु 70 वर्ष, मतलब जो उनकी एज होती है साथियों, जो पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। बताइए क्या होगा सही जवाब, आपको बता देना है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, 6 वर्ष, और अगर आयु 65 वर्ष हो जाती है तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा साथियों? 6 वर्ष का होता है। अगर आयु 65 वर्ष पहले ही पूरी हो जाती है तो वो पहले ही उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है, यह किस संगठन का नीति वचन है? चलिए बता दीजिए साथियों। अंधेरे को कोसने के बजाय, सच्ची बात साथियों, बहुत अच्छी बात है ये। अंधेरा जो है साथियों, कोसने के बजाय क्या करना है, एक मोमबत्ती जला देना चाहिए भाई। समस्या को कोसने के बजाय भाई समस्या को ही सॉल्व कर दीजिए। चलिए, ये किस संगठन का नीति वचन है, आपको बता देना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग साथियों, उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी?
तो इसका सही जवाब बी होगा साथियों। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संस्था है साथियों, उसी का ये नीति वचन है कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना अच्छा है, ठीक है, बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। पोलियो के टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? चलिए साथियों बता देना है, पोलियो के टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, चलिए बताइए। जोनास साल्क, सालमन वैक्समैन, मार्क कैंडल या फिर नीलस पॉलिंग? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर सी होगा साथियों, मार्क कैंडल। कौन साथियों? मार्क कैंडल पोलियो के लिए नैनो पैच का आविष्कार किया था। ये क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में एक वैज्ञानिक थे साथियों, मार्क कैंडल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की विषाक्तता को प्लम्बिम्स भी कहा जाता है? आपको बता देना है साथियों, किस प्रकार की विषाक्तता को प्लम्बिम्स भी कहा जाता है? सीसा विषाक्तता, आर्सेनिक विषाक्तता, फास्फोरस विषाक्तता या फिर प्लूटोनियम विषाक्तता? चलिए बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए बताइए, गलत ही जवाब दीजिए बस, बट आप दीजिए जरूर साथियों। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, सीसा की विषाक्तता को साथियों प्लम्बिम्स विषाक्तता भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए। क्या होगा साथियों? ए साथियों, ठीक है। इसके कारण बच्चों में मानसिक विकलांगता आ सकती है साथियों। सीसा युक्त खाद्य या पेय पदार्थों का लंबे समय तक सेवन करने से कैंसर जैसी कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था? चलिए, हिंदुस्तान कोको कोला, एबीबी, डेनफास इंडिया, टीवीएस मोटर्स? चलिए साथियों बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बता दीजिए साथियों, किस कंपनी को पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था? हिंदुस्तान कोको कोला, एबीबी, डेनफास इंडिया या टीवीएस मोटर्स? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, डेनफास इंडिया को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया था साथियों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। भारत निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? चलिए बता दीजिए साथियों, भारत निर्यात संगठनों के संघ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए, निर्यात भवन नई दिल्ली, सेना भवन नई दिल्ली, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, पर्यावरण भवन नई दिल्ली? चलिए बता दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ए, निर्यात भवन नई दिल्ली में साथियों भारतीय निर्यात संगठन संघ का मुख्यालय स्थित है साथियों। इसकी स्थापना 1965 में साथियों वाणिज्य मंत्रालय और निजी व्यापार एवं उद्योग ने संयुक्त रूप से की थी साथियों, ठीक है साथियों। ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों, और आप अपने आप को चेक किए होंगे कि 20 में से कितने के आपके सही जवाब हुए होंगे साथियों। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू खतरे में है, कुछ लोगों को लगता है कि मुसलमान खतरे में है। कभी धर्म का चश्मा उतार कर देखना दोस्तों, तब पता चलेगा कि हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के वीर जवानों को नमन, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे साथियों। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता, बड़ों और गरीबों का सम्मान जरूरी करना है साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।